हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो ऐसा है, हम लोग देख रहे थे कंपनी लॉ, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के बारे में हमने देखा था। अभी पहले हम थोड़ा बात करते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बारे में, उसके बाद फिर अपन वापस यहाँ पे आएंगे। पहले मैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स क्या होता है ये बताता हूँ आपको। सो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ये दोनों मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी होते हैं, जिनके बेसिस पे कंपनी का फॉर्मेशन किया गया है, निर्माण किया गया है। सो मेमोरेंडम सबसे पहले क्या होता है ये देखते हैं अपन, उसके बाद फिर मैं आर्टिकल्स के बारे में आपको बताता हूँ। और आज का मेन टॉपिक अपना मेमोरेंडम आर्टिकल्स का ही रहने वाला है। सो लेट्स बिगिन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसा कि आपको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको बनाया गया है कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए, लाइक बिजनेस। सो कौन सा काम करने के लिए बनाया गया है ये चीज लिखी होना चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए। सो ये कैसे पता लगेगी? क्या कंपनी बना लिया तो हर काम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इसका एक मेन डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये वैसा ही है जैसा कि एक जन्म कुंडली है। जैसे कि आपकी एक जन्म पत्रिका होती है, जन्म कुंडली होती है, उसमें लिखा होता है आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पैदा हुए। फिर उसमें ये भी लिखा होता है कि आप क्या करने वाले हैं, तो क्या करोगे ये भी बताया होता है। उसमें कई बार लिखा होता है, जैसे मेरे इसमें लिखा था कि ये बहुत पढ़ाई करेगा, और फिर मैंने सीए किया, सीए करने आ गया मैं। फिर लेकिन मैं पास ही नहीं हो रहा था, पास ही नहीं हो रहा था। फिर से मैं बाबा को ले जाके दिखाता हूँ, तो बाबा बोलते हैं अरे बेटा पढ़ाई करेगा लिखा था इसमें, पास होगा तो लिखा ही नहीं था। तो ऐसे लोग सीए करने आते हैं। तो खैर, डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जोक है। सो ऐसा है। सो वैसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा कंपनी का नाम क्या है। जैसे आपकी कुंडली में आपका नाम क्या है लिखा है, कंपनी कहाँ बनी है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। जैसे कि आप कहाँ बने थे, यानी आप कहाँ पैदा हुए, तो वो प्लेस ऑफ बर्थ। फिर इसमें लिखा होता है कि क्या करने के लिए कंपनी बनाई गई है, कंपनी क्या करेगी आगे चल के। जैसे आपके इसमें लिखा है कि ये बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा, किसी के इसमें लिखा होता है पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा बट बहुत अमीर बनेगा, तो वैसा लिखा होता है। तो वैसे ही यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कंपनी क्या करेगी। सो क्या करेगी ये लिखा रहता है ऑब्जेक्ट क्लॉज में, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी, क्यों हमने इस कंपनी का निर्माण किया। सो ये लिखा होता है। इसके अलावा इसमें लायबिलिटी क्लॉज होता है कि लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड, अनलिमिटेड। लिमिटेड में भी फिर लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी कैसी होगी। सो ये चीज लिखी होती है। देन कैपिटल रहता है, कैपिटल क्या रहेगा, कितने रुपए का कैपिटल होगा। जैसे कि 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, तो टोटल 10 लाख का ऑथराइज कैपिटल। वैसे ही इसमें लिखा होता है कि कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। सब्सक्राइब करने का क्या मतलब होता है, तो जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, एक कंपनी है, कंपनी एमओए बना रही है। सो कंपनी का जो एमओए बनता है ये कब बनता है, इनफैक्ट ये बन जाता है कंपनी फॉर्मेशन के पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रमोटर है ये पहले ही मेमोरेंडम बना लेता है। तो जब कंपनी बनाते हैं तो एक मेन डॉक्यूमेंट बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें लोग बोलते हैं, जितने भी लोग कंपनी बनाने में साथ आए थे, जिनको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर्स, ये लोग बोलते हैं हम इतना इतना पैसा लगाएंगे और इतने इतने रुपए के शेयर्स लेंगे। तो ये चीज इसमें लिखी होती है कि हम कितने कितने शेयर्स लेने वाले हैं। तो हर कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होता है वो कितने शेयर्स लेने वाले हैं। जो भी डायरेक्टर्स या फर्स्ट सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं, वो लोग क्या लेने वाले, शेयर्स कितने लेने वाले, कितना पैसा देने वाले, वो सब सब्सक्राइबर्स लिखते हैं और साइन किया जाता है। सो अल्टीमेटली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या क्लॉजेस होते हैं, तो नेम क्लॉज होगा पहले तो, फिर ऑब्जेक्ट नेम, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर लायबिलिटी, कैपिटल, और सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन या फिर एसोसिएशन क्लॉज जो लास्ट क्लॉज होता है। ऐसे प्रकार के 6 क्लॉजेस इसमें मिलते हैं। सो सबसे पहले नेम क्लॉज सिंपल सा होता है। अगर एक पब्लिक कंपनी है तो नेम शुड एंड विद द वर्ड लिमिटेड। अगर प्राइवेट कंपनी है तो नाम खत्म होना चाहिए विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। ओपीसी है तो ब्रैकेट में आपको ओपीसी भी लिखना पड़ता है। इसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में लिखा होता है कि ये कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस इसका सिचुएटेड होगा। पूरा एड्रेस नहीं दिया जाता, सिर्फ स्टेट लिखा रहता है कि कौन से स्टेट में होगा। जैसे कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो उसमें लिखा होगा द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
सो इस प्रकार से लिखा होता है, पूरे के पूरे एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती। फिर ऑब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। अल्टीमेटली मेमोरेंडम का मेन पर्पस यही होता है, ऑब्जेक्ट, क्या करने को कंपनी बनाई गई है। और ये बहुत ज्यादा डीप में होता है, जैसे उसमें क्या क्या कर सकते वो सब चीज लिखना पड़ता है। अगर कोई चीज आपने नहीं लिखा तो वो आप नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली उसमें हर एक बारीक बारीक चीज लिखी जाती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। सो अगर आप कोई भी कंपनी का मेमोरेंडम उठा के देखो, नेम क्लॉज एक लाइन का रहेगा, ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज एक लाइन का रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है वो बहुत भर भर के रहेगा। एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी भी ले लो तो भी उसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज कम से कम 20 पेज में तो जाएंगे। फिर लायबिलिटी क्लॉज भी छोटा सा ही रहता है, एक लाइन का। कैपिटल क्लॉज भी 2-4 लाइन का रहेगा, और सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी छोटा सा रहता है, जिसमें सिर्फ डिटेल रहती है कि हम कितने शेयर्स ले रहे हैं और हम लोग साइन करते हैं, अपना नाम, पता और साइन, इतना लिखा होता है हर सब्सक्राइबर का। सो अल्टीमेटली मेमोरेंडम में सबसे ज्यादा जो चीज लिखी होती है वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स, कि कंपनी किस कार्य के लिए बनाई गई है और किस कार्य के लिए नहीं बनाई गई। सो अगर उसमें लिखा है कि कंपनी फर्नीचर का बिजनेस करेगी तो कंपनी कैन एंगेज ओनली इन द बिजनेस ऑफ फर्नीचर, वो किसी और प्रकार के बिजनेस में काम नहीं कर सकती। सो अगर फर्नीचर बोला है तो सिर्फ फर्नीचर का काम करेगी। अब ये इसीलिए कहलाता है चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बेसिस पे कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है, एंड हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज द चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट द कंपनी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। एंड इसमें क्या बताया, जैसा कि मैंने बताया, एक पावर ऑफ द कंपनी बताया, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द कंपनी। तो पावर्स पता लगते हैं कैसे, क्या, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट्स में लिखा होता है कंपनी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती, ये क्या है, यही तो पावर्स है, कि कंपनी को क्या करने का पावर है और क्या करने का पावर नहीं है। कंपनी का दायरा फिक्स किया जाता है कि कंपनी का स्कोप कितना है, रेंज कितना है, किस हद तक के काम किया जा सकता है, किस हद तक के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा सकते हैं, ये चीजें लिखी होती है इन दिस डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट क्लॉज। और इसीलिए ये चीज क्या बताता है, ये इवन रेंज ऑफ एक्टिविटीज बताता है आपको, कंपनी की रेंज ऑफ एक्टिविटीज क्या क्या रहेगी। अब जैसा कि ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक बड़े से डॉक्यूमेंट को ऐसा पूरा पैराग्राफ वाइज लिख दो या चैप्टर वाइज लिख दो, और इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है इनटू पैराग्राफ्स, छोटे छोटे पैराग्राफ में उसको डिवाइड किया जाता है। एक प्रकार के पूरे पावर्स एक पैराग्राफ में दिए जाएंगे, एक प्रकार के पूरे ऑब्जेक्ट्स एक जगह दिए जाएंगे, जैसे अमलगमेशंस, मर्जर्स, ये सब चीजों के जो चीजें, ये सब चीजों के बारे में जो लिखा है एक जगह लिख दिया जाएगा। सो पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जाएगा, एंड पैराग्राफ्स शुड बी कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड। सो एक के बाद एक नंबरिंग होना चाहिए उसमें। तो ये कभी भी आप देखोगे, इट मस्ट बी प्रिंटेड, लिखा तो होना चाहिए बट इट शुड बी प्रिंटेड, इट शुड नॉट बी ओनली रिटन, इट शुड बी प्रिंटेड, divided into paragraphs, numbered consecutively and signed by at least 7 persons अगर ये पब्लिक कंपनी है तो, और by 2 persons अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो। अगर ओपीसी है तो एक ही व्यक्ति साइन करेगा, बट ओपीसी के केस में एक और व्यक्ति का नाम इसमें लिखा होता है जिसको हम नॉमिनी बोलते हैं। जब मैंने ओपीसी पढ़ाया था तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था। देन ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके काम आता है, ये किस किस को यूज करने के लिए रहेगा, है किस किस के यूज के लिए है, यूजफुल किस किस के लिए है ये। सो ये यूजफुल है फॉर द पर्पस ऑफ दो लोगों के काम आता है। पहली चीज इन्वेस्टर्स, निवेशकों के काम आता है। मैं अगर इन्वेस्टर हूं, मैं कंपनी में पैसा निवेश करना चाहता हूं, सो मुझे कैसे पता लगेगा कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के शेयर्स अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता लगेगा। सो मुझे पता करना पड़ेगा उसका बिजनेस क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है। जैसे मैं अगर कोई ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं जो कि कोविड की दवाइयां बनाने वाली है, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में पैसा लगाऊंगा। तो कैसे पता लगेगा मेरे को कि ये फार्मास्यूटिकल है या नहीं है। सो मैं इसका मेमोरेंडम पढ़ूंगा। अब आपको लग रहा है सर कैसे क्या पढ़ेंगे, मेमोरेंडम कैसे पढ़ सकते हैं अपन। सो पढ़ सकते हैं, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट दीज डॉक्यूमेंट्स बाय पेइंग अ स्पेसिफाइड फीस। एक नॉमिनल फीस होती है 100 रुपए की, वो अगर आप पे कर दो तो आप मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ये सब चीजें देख सकते हैं एनी ऑफ द कंपनी, एनी कंपनी, पब्लिक हो प्राइवेट हो, किसी भी कंपनी का आप ये देख सकते हैं। सो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ये पढ़ने के अधिकार होते हैं आपको। इनफैक्ट मान लिया जाता है आपने पढ़ा है, जो व्यक्ति कंपनी से डील कर रहा है, इट इज डीम्ड दैट ही हैज रेड दीज डॉक्यूमेंट्स एंड हैज अंडरस्टूड देम इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव।
सो ऑब्जेक्ट क्या है इसका? तो पहला ऑब्जेक्ट है फॉर द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजंस लेना है वो ये देख के पता लगेंगे। क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं तो कौन से कंपनी के शेयर्स अच्छा काम करेंगे और कौन सी कंपनी के शेयर्स अच्छा काम नहीं करेंगे। डॉलर अगर सस्ता हो रहा है तो कौन सी कंपनी अच्छा करेगी, कौन सा अच्छा नहीं करेगी। सो डॉलर्स अगर सस्ता हो रहा है तो वहां पे भी कुछ कंपनी को, जरूरी नहीं है कि हर कंपनी को फायदा हो, कुछ कंपनी को फायदा होगा, कुछ को नुकसान भी हो सकता है। जो लोग डॉलर्स में अर्न करती है, अगर डॉलर की वैल्यू गिरेगी तो उनको तो नुकसान हो जाएगा, जैसे इन्फोसिस हो गई। सो ऐसी कंपनीज को नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए डिपेंड करता है, ये कैसे पता लगेगा मुझे कि कौन सी कंपनी क्या काम करती है? इट विल बी रिटन इन दी मेमोरेंडम। एंड इसीलिए मेमोरेंडम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मैं एक निवेशक हूं, मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूं एक पर्टिकुलर कंपनी में। दूसरी चीज, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर द आउटसाइडर्स हु आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कंपनी। क्योंकि ये एक रेंज बता देता है, दायरा बताता है कि ये इतना काम किया जा सकता है, इसके बाहर काम नहीं किया जा सकता। सो ये आउटसाइडर्स के भी काम का है टू नो द रेंज और स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, व्हाट द कंपनी कैन डू एंड व्हाट द कंपनी कैन नॉट डू। अगर कंपनी एक प्रॉपर्टी बेचती है तो क्या वो उसको बेचने का अधिकार है या नहीं है? ये कैसे पता लगेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें लिखा होगा कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच सकती है या नहीं बेच सकती। अगर लिखा है कि बेच सकती है तभी बेच सकती है, अगर बेच दिया लेकिन नहीं लिखा था उसमें, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में आउटसाइडर का कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। सो अगर कोई भी एक्ट ऐसा है जो कि इसके मेमोरेंडम में नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट्स में नहीं लिखा है, वो कार्य अगर किया तो दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो। और जैसा कि आप जानते हैं वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट्स में किसी भी प्रकार का रेस्टिट्यूशन वगैरह या कुछ भी नहीं प्राप्त होता। और इसीलिए एक व्यक्ति अगर कंपनी से डील कर रहा है तो ही शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर्ड बाय द कंपनी और नॉट। क्या ये कार्य किया जा सकता है कंपनी के द्वारा या नहीं किया जा सकता है, ये चीज पता होनी चाहिए। और वही चीज लिखी होती है इन दी मेमोरेंडम। और इसीलिए ये दो जनों के लिए काम का है, एक निवेशकों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन द पर्टिकुलर कंपनी, और दूसरा आउटसाइडर्स के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट्स करने जा रहे हैं वेदर इट इज अलाउड टू द कंपनी और नॉट। सो जैसा कि मैंने अगला पॉइंट ऑलरेडी बता दिया, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। मींस आप अगर ये देखना चाहो तो आप आरओसी के ऑफिस में पैसा जमा करके, एक नॉमिनल फीस होती है 100 रुपए की, आजकल जाना भी नहीं पड़ता है, आप ऑनलाइन जमा कर दो और आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो जाएंगे। सो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। अब मेमोरेंडम का फॉर्मेट बताया गया है सेक्शन नंबर 4 के हिसाब से। मेमोरेंडम को आप टेबल्स में ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल्स दिए गए हैं इन द शेड्यूल 1। शेड्यूल दिए होते हैं कोई भी एक्ट में, अगर कहीं जरूरत है तो शेड्यूल्स दिए होते हैं। शेड्यूल्स का क्या मतलब होता है? शेड्यूल्स कुछ नहीं, बस एक फॉर्मेट बताते हैं। तो शेड्यूल में बताया गया है टेबल ए, बी, सी, डी और ई, इस प्रकार के टेबल्स है। ये सब टेबल्स में फॉर्मेट बताए गए हैं ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी मेमोरेंडम ऐसा होता है। सो यू कैन यूज दैट फॉर्मेट और आप मेमोरेंडम बना सकते हैं। सो मेमोरेंडम अलग अलग प्रकार की कंपनी के लिए अलग अलग फॉर्मेट बताए हैं। जैसे टेबल ए इज फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल बी इज फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, टेबल सी इज फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल डी is for company unlimited and not having share capital, and table E for unlimited company and having share capital। याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और क्या क्या होता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, नेम क्लॉज होता है, नेम लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड से खत्म होना चाहिए, वो सब चीजें। सेक्शन 8 कंपनी है तो वहां पे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड की आवश्यकता नहीं होती। और उसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज करेगी इवन इफ इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये भी मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी के साथ बताया था। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट में पूरा डिटेल लिखा हो जाता है, क्या आपका मुख्य ऑब्जेक्ट है और क्या आपका अदर ऑब्जेक्ट है। अब क्या होता है ना, कभी कभी नाम में ऑब्जेक्ट लिखा होता है आपके, जैसे कि अपोलो टायर्स लिमिटेड। अब ये नाम में ऑब्जेक्ट लिखा है, सो यहाँ पे इट इज कंपलसरी कि आपका मेन काम वही होना चाहिए जो आपके ऑब्जेक्ट में लिखा है। अगर लिखा है अपोलो टायर्स लिमिटेड तो आपका मेन काम टायर मैन्युफैक्चरिंग, टायर सेलिंग यही होना चाहिए। यू कैन नॉट हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो मेन ऑब्जेक्ट आपका वही होना चाहिए। आप दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते आपके नाम में अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो। क्या ये जरूरी है कि नाम में ऑब्जेक्ट आए? द आंसर इज नो। जरूरी नहीं होता कि आपके नाम में ऑब्जेक्ट बताया जाए। जैसे अगर आप नहीं चाहते कि नाम में ऑब्जेक्ट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल सा नाम रख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
कौन सी इंडस्ट्री कुछ नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन कुछ लोग रखते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो मोटर्स, वो मोटर्स से काम करेंगे, इंजन बनाएंगे, कार्स बनाएंगे, ये काम करेंगे वो, मोटर्स लिमिटेड। सो यहाँ पे जैसा आप नाम रखना चाहो रख सकते हो इफ इट इज अवेलेबल, बट अगर आपके नाम में ऑब्जेक्ट आ रहा है देन योर मेन ऑब्जेक्ट शुड बी दैट ओनली, जो आपका नाम में लिखा है। ठीक है, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस, सो कम्युनिकेशन का बिजनेस करेगी वो, तो जो नाम में लिखा है वो करेगी। एशियन पेंट्स, तो पेंट्स का बिजनेस करेंगे वो, पेंट हो गया, पुट्टी हो गया, ये सब चीजों का बिजनेस करेंगे। लेकिन अगर नाम में ऑब्जेक्ट नहीं आया तो फिर मेन ऑब्जेक्ट कुछ भी कर सकते हो आप, जैसे कि टाटा सन्स लिमिटेड। अब सन्स ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सन्स खरीद के बेचने वाला काम नहीं करते तो टाटा सन्स लिमिटेड नाम में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो ये कोई भी काम कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट में कुछ भी लिखा जा सकता है। बट अगर आपके नाम में ऑब्जेक्ट आता है तो इट इज कंपलसरी कि आपका मेन ऑब्जेक्ट वही होना चाहिए। फिर लायबिलिटी क्लॉज ऑलरेडी बता दिया, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, फिर लिमिटेड बाय शेयर है या नहीं। फिर कैपिटल क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा होता है, सिंपल इतना लिखा होता है कैपिटल क्लॉज में कि कैपिटल ऑफ द कंपनी विल बी, कितना कैपिटल होगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, द मैक्सिमम कैपिटल विच कैन बी रेज्ड बाय द कंपनी, ये लिखा होता है। एक्चुअल में कितना रेज कर रहे हैं वो अलग चीज है, इशूड कैपिटल वगैरह ये अलग चीज है, बट ऑथोराइज्ड कैपिटल यहाँ पे लिखा होता है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब है कितना मैक्सिमम अमाउंट रेज किया जा सकता है। एंड लास्ट होता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कि सब लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं विद द कंपनी, ये वो लोग बताते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द एसोसिएशन क्लॉज। इसके बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वैसे अभी मैं पहले आपको बता देता हूं कैपिटल, ऊपर एक कैपिटल वाला पॉइंट छोड़े थे अपन ने, कैपिटल शेयर्स। अब कैपिटल आ ही गया है तो मैं आपको शेयर्स भी बता रहा हूं। शेयर्स क्या होते हैं, सो जैसा कि शेयर कैपिटल हम लोग यूज करते हैं वर्ड, तो शेयर का क्या मतलब है, तो शेयर का मतलब है हिस्सा, जैसे कि आपको देख के समझता है हिस्सा, कंपनी में हिस्सा है हमारा। सो हिस्सा है यानी क्या, तो क्या आपने पैसा लगाया है, यस पैसा लगाया है, दैट इज अ शेयर, वो तो सही है। बट क्या सिर्फ पैसा ही शेयर होता है, तो नहीं, सिर्फ पैसा यानी शेयर नहीं है, शेयर में और भी चीजें होती है। अगर मैं कंपनी का शेयर होल्ड करता हूं तो आई एम एंटाइटल्ड टू सम राइट्स अगेंस्ट द कंपनी, मेरे को राइट्स मिलते हैं, कुछ अधिकारों की प्राप्ति होती है। मुझे वैसे ही कुछ जिम्मेदारियां भी मिलती है, अगर मैं शेयर खरीदता हूं कंपनी का तो मुझे अधिकार है, कौन कौन से, जैसे कि मैं डिविडेंड मांग सकता हूं जब डिक्लेयर किया जाएगा, मैं वोटिंग कर सकता हूं, मैं नोटिस मांग सकता हूं कोई मीटिंग होने वाली है तो। सो मेरे को बहुत सारे ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं। वैसे ही कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कॉल किया जाएगा तो मुझे कॉल पे करना पड़ेगा। सो ये सब जो अधिकार और जिम्मेदारियां ये एक शेयर में जुड़ी हुई होती है। तो शेयर इज नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ मनी, इट इज द बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। जब हम शेयर की बात करते हैं कंपनी के केस में तो इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है ये एक गुड्स की तरह खरीदी बेची जा सकती है। जैसे कि गुड्स होते हैं उसी प्रकार से शेयर्स भी होते हैं। इनफैक्ट आपने अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, जो कि आपने जरूर पढ़ा है, मैंने ही पढ़ाया था कुछ टाइम पहले, तो उसमें आपने देखा है कि गुड्स की डेफिनेशन इंक्लूड करती है स्टॉक एंड शेयर्स। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स। सो स्टॉक एंड शेयर्स गुड्स हैं, वही चीज यहां भी लिखी है, दीज आर मूवेबल प्रॉपर्टीज। फिर शेयर्स की नंबरिंग होती है, हर शेयर की अलग नंबरिंग होती है, लेकिन अगर डीमेटेरियलाइज फॉर्म में है तो उसका सेपरेट नंबर नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये पॉइंट आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर में बहुत सारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो सिर्फ पैसा नहीं है। ये चीज स्पेसिफिकली बताई गई थी इन द केस ऑफ बोरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड। सो इसमें बताई गई थी, और वही चीज आगे बताई है, शेयर इज अ बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इट इज नॉट ओनली अ सम ऑफ मनी, इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। शेयर कैपिटल किस किस प्रकार के हो सकते हैं, बेसिकली शेयर कैपिटल दो प्रकार के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल को डिफाइन किया गया है, इक्विटी मींस व्हिच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इक्विटी शेयर कैपिटल मींस अ कैपिटल व्हिच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट इक्विटी कैपिटल भी दो प्रकार के होते हैं, विथ वोटिंग राइट्स, नॉर्मल वोटिंग राइट्स मिलते हैं इसमें। जैसे कि मैं अगर शेयर होल्ड कर रहा हूं तो मुझे वोटिंग मिलेगी, समझो एक शेयर एक वोट, ये मेरा वोटिंग राइट्स हो गया।
और एक होते हैं डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स, जिसमें हो सकता है वोटिंग ना दी जाए या वोटिंग कम दी जाए। नॉन वोटिंग शेयर्स भी हो सकते हैं, एनवीएस, या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी हो सकते हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का क्या मतलब है? मींस आपको वोटिंग राइट्स तो है बट अलग है। जो नॉर्मल शेयर्स है, समझो नॉर्मल शेयर्स पे आपको एक शेयर पे एक वोट मिलता है, तो यहां आपको 10 शेयर पे एक वोट दिया जाएगा, यानी हर शेयर पे सिर्फ 0.10 पर यानी 10% वोटिंग है, 0.10 ही वोटिंग अलाउड है। तो 10 शेयर जब आप होल्ड करोगे तब एक वोट आपको प्राप्त होगा। इसको हम बोलते हैं डीबीआर शेयर्स। तो कंपनी के दो प्रकार के शेयर्स हो सकते हैं इक्विटी में ही, एक नॉर्मल शेयर्स, दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। जैसे कि टाटा मोटर्स के डीबीआर शेयर्स हैं, तो उन्होंने एक नॉर्मल शेयर्स होल्ड किया है, नॉर्मल शेयर्स बेचा है, दूसरा उन्होंने एक डीबीआर शेयर्स भी इशू किया है, जिसमें वो हर शेयर पे वोटिंग जो है वो सिर्फ 10% तक देते हैं। तो अगर मैं वैसे शेयर डीबीआर शेयर 10 होल्ड करूंगा तब एक वोट मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे यहाँ वोटिंग राइट्स कम मिल रहे हैं, तो मुझे कोई और राइट्स बढ़ा के दिए जाना चाहिए, और उसके लिए फिर डिविडेंड राइट बढ़ा के दिए जाते हैं, और इसलिए डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ जनरली डिफरेंशियल डिविडेंड राइट्स भी होते हैं। या और भी किसी प्रकार से राइट्स हो सकते हैं, जैसे आगे चल के हम आपके शेयर्स को कन्वर्ट कर देंगे या राइट्स दे देंगे एक्स्ट्रा के राइट्स, एक्स्ट्रा राइट देने की बात की जा रही है, या प्रेफरेंस शेयर्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, इस प्रकार के कोई राइट्स भी जुड़े हो सकते हैं। सो जो कि नॉर्मल से थोड़े अलग है, इनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स। सो दो प्रकार के शेयर्स हो सकते हैं इक्विटी में भी, वोटिंग राइट्स और differential rights. Differential rights includes differential voting rights as well as differential rights of dividend. फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्या मतलब है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब है, जैसा कि इक्विटी है, इक्विटी तो डिफाइन नहीं किया है, तो प्रेफरेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस को डिफाइन किया है। प्रेफरेंस कैपिटल मींस जिसमें आपको प्रेफरेंशियल राइट है, किस चीज का? ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आपको डिविडेंड पहले मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है? यू आर एंटाइटल्ड टू दैट अमाउंट बिफोर दी अदर्स, यानी आपको इक्विटी शेयर होल्डर के पहले पैसा मांगने का अधिकार है। दो चीजों में यह अधिकार प्राप्त होता है, डिविडेंड में एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। सो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कैपिटल वापस होता है। कंपनी जब बंद कर रहे हैं तो सबको सबका पैसा वापस करेंगे, पहले बाहर वालों को दिया जाएगा, फिर अंदर वालों को दिया जाएगा। अंदर वाले जब मैं बोल रहा हूं तो मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को जब पैसा दिया जाता है, उसमें अगर हमने किसी को प्रेफरेंस दिया है कि पहले इनको पैसा देंगे, उसके बाद फिर बाकी लोग इक्वल इसमें बांट लेंगे, सो ऐसे केसेस में इनको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बिकॉज दे हैव बीन गिवन प्रेफरेंस ड्यूरिंग द रीपेमेंट। उसके अलावा इनको प्रेफरेंस मिलता है इन द डिविडेंड। जब डिविडेंड डिक्लेयर किया गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला जाएगा तुमको पहले डिविडेंड मिलेगा, बाद में फिर डिविडेंड मिलेगा टू द अदर शेयर होल्डर्स। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दो प्रकार के प्रेफरेंस होते हैं, इट इज प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड एंड द प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहले प्रेफरेंस वालों को, समझो वाइंडिंग अप हो रहा है, वाइंडिंग अप में हमारे पास पैसा बचा था, हमने 10 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स थे, 10 रुपया इनको दे दिया। इसको देने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा पैसा बचा है, और हम इक्विटी वालों को समझो 200 रुपए दे रहे हैं, और हमने एग्री किया कि ये जो प्रेफरेंस वालों को 10 रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं, इनको भी हम और एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे, समझो 10% ऑफ इक्विटी, 10% इसका देंगे। अल्टीमेटली हमने इनको भी 20 रुपीज एक्स्ट्रा दिया, तो क्या ये इक्विटी हो गए? द आंसर इज नो। अगर आपने उनको एक्स्ट्रा भी पैसा दिया है तो भी वो इक्विटी नहीं कहलाते। वैसे डिविडेंड में होता है, जैसे प्रेफरेंस को हमने पहले फिक्स कर दिया कि आपको 10% डिविडेंड दिया जाएगा, फिर बोल दिया जितना इक्विटी को दिया जाएगा उसका भी हम और 10% देंगे। तो समझो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे हमने डिविडेंड दिया 10%, मान लो 10 रुपए निकल के आया, 10 रुपए का डिविडेंड गया। अब हमने और डिविडेंड बांटा, किसको दिया जाएगा? इसके बाद दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। सो प्रेफरेंस वालों को ये दे दिया हमने, और इक्विटी वालों को बाद में डिविडेंड बांट रहे हैं हम। इक्विटी वालों को समझो डिविडेंड मिल रहा है 100 रुपए का, और हमने बोला है प्रेफरेंस वालों को हम इसका भी 20% देंगे, यानी 20 रुपया इनको एक्स्ट्रा देंगे। सो अगर इसका 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो भी ये प्रेफरेंस ही कहलाएंगे, इवन इफ उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है, इक्विटी वालों के साथ और शेयर मिल रहा है, बट फिर भी दे विल बी कॉल्ड एज प्रेफरेंस। क्योंकि अल्टीमेट थिंग इज कि इनको ये जो 10 रुपया ये तो पहले मिला ना,
बाकी लोगों के पहले मिला, बाद में इक्विटी के साथ और दे रहे हैं, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट पहले उनको ये मिल चुका है तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस। बिल्कुल उसी प्रकार से रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में भी पहले मिल चुका है ना, पहले उनको पूरा पैसा दे दिया, बाद में और बच रहा है तो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो प्रेफरेंस है क्योंकि पहले दिया था। ठीक है, तो पहले पैसा दिया है, दैट मीन्स इट इज अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यही पॉइंट आगे बताया गया है, ये जो आगे का पॉइंट है इसमें वही चीज बताई गई है। फिर मेमोरेंडम जस्ट मैंने बताया, इसके अलावा और कैसे कैसे कैपिटल का क्लासिफिकेशन है, ऊपर अपन आते हैं और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको बताया कैपिटल का वैसे अलग अलग मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल का क्या मतलब है, पेज नंबर 337 पे हम, तो यहाँ पे कैपिटल का क्या मतलब है, यहाँ पे कैपिटल का मतलब है जो भी पैसा लगाया गया है इन दी फॉर्म ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस इन दी कंपनी। सो ये कैसे कैसे आप इसका नाम देते हैं, तो पहली चीज होती है नॉमिनल कैपिटल। सो नॉमिनल कैपिटल यानी क्या, या रजिस्टर्ड कैपिटल यानी क्या, या फिर ऑथोराइज्ड कैपिटल मींस क्या। ऑथोराइज्ड कैपिटल यानी वो अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मैक्सिमम कितना हम इशू कर सकते हैं। समझो हमने रखा 1 करोड़ का कैपिटल, 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 रुपया। सो हमने 1 करोड़ का कैपिटल रख लिया। सो ये 1 करोड़ जो है ये हो गया हमारा नॉमिनल कैपिटल, इतना मैक्सिमम हम रेस कर सकते हैं, लेकिन हमको इतने की जरूरत नहीं थी, अभी हमको 1 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं थी, तो हम हो सकता है कम रेस करें। सो हम इशू करते हैं कम कैपिटल, तो भले हमने मैक्सिमम लिमिट रखा है कि हम 1 करोड़ तक के पैसा ले सकते हैं, इसके ऊपर नहीं ले सकेंगे। अगर आपको इसके ऊपर लेना है तो आप पहले कैपिटल क्लॉज चेंज करो, आपको ये बदलना पड़ेगा। बदलाव कैसे होते हैं ये आपको अगले साल पढ़ना है कि कैसे क्या ये क्लॉजेस चेंज किए जाते हैं, ये आप अगले साल पढ़ोगे सेक्शन नंबर 61 में। सो अगले साल आपको ये देखना है, अभी ये नहीं पढ़ना है आपको। सो अभी सिर्फ ये ध्यान रखो कि जितना मैक्सिमम कैपिटल यहाँ लिखा है उतना ही आप रेस कर सकते हैं, उसके ऊपर आप एक भी पैसा नहीं ले सकते। अल्टीमेटली नॉमिनल कैपिटल वो अमाउंट होता है, या रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल वो अमाउंट होता है जिसके ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सो इस पे आपको स्टैम्प ड्यूटी पेड होती है। फिर इशूड कैपिटल यानी हमको उतने की जरूरत नहीं थी, हमने भले 1 लाख शेयर कैपिटल रखा, लेकिन हमको अभी लग नहीं रहा है कि 1 लाख शेयर्स पूरे इशू करना चाहिए, हमने समझो सिर्फ 10,000 शेयर्स इशू किए 100 रुपए के। सो हमने टोटल 10 लाख का कैपिटल रेस किया। सो टोटल हम 1 करोड़ कर सकते हैं, पर हमको अभी जरूरत नहीं थी, तो हमने सिर्फ 10 लाख का इशू किया है। अभी 10 लाख शेयर्स लेके हम निकले हैं मार्केट में कि शेयर्स खरीद लो, हमको पैसे की आवश्यकता है। क्या जरूरी है सब लोग खरीदेंगे? द आंसर इज नो। तो लोगों ने नहीं खरीदा, 1,10,000 शेयर्स लेके निकले थे हम लोग, समझो सिर्फ 9,900 का ही लोगों ने शेयर्स खरीदे, बाकी के 100 शेयर्स खरीदे नहीं। तो इतने शेयर्स एक्चुअली हमारे सब्सक्राइब हुए, और बाकी के जो 100 शेयर है ये सब्सक्राइब नहीं हुए। तो 10,000 रुपए के शेयर्स हमारे सब्सक्राइब नहीं हुए, किसी ने लिया ही नहीं। सो इसको हम बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड, ये हो गया आपका सब्सक्राइब्ड। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपका हो जाता है 9,900 शेयर्स। अब ये जो कैपिटल है आपने तो सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन आपको उतने की जरूरत नहीं थी, पैसे की जरूरत नहीं थी उतनी। आपने सोचा 100 रुपया पूरा नहीं मंगाते अपन, ये जो 9,900 है, 9,900 शेयर्स पे अब उतने पे ही पैसा आएगा क्योंकि 100 शेयर तो अनसब्सक्राइब्ड रह गए। सो अल्टीमेटली 9,900 ही आपका इशूड कैपिटल हो गया, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पर आपको उसकी जरूरत नहीं थी पूरे पैसे मंगाने की, तो आपने अभी मंगाया सिर्फ 50 रुपया, और आपने सोचा बाकी का 50 रुपया हम बाद में मंगाएंगे। सो ऐसे केसेस में आपका 50 रुपया जो हो गया वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। लेकिन जरूरी नहीं हर कोई ये पैसा दे, समझो 100 शेयर होल्डर्स ने ये पैसा आपको नहीं दिया। अगर 100 शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया मींस 9,800 शेयर होल्डर्स ने ही 50 रुपए का पैसा दिया, और 100 शेयर होल्डर्स ने 50 रुपया नहीं दिया। सो यहां पे आपका जो 5,000 रुपया है ये अनपेड शेयर कैपिटल हो जाता है, जो कि कॉल किया है बट नहीं दिया, और इसी को हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। और बाकी का पूरा अमाउंट जो रहेगा ये आपका पेड अप कैपिटल हो जाएगा।
तो इतना पैसा आपको मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है। सो इस प्रकार से आप कैपिटल को बायफोर्केट करते हैं। फिर से बता रहा हूं, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कि आपके मेमोरेंडम में लिखा है। इशूड कैपिटल, उसमें से आपने कितना इशू किया। सब्सक्राइब्ड, कितना लोगों ने खरीदा। फिर कॉल्ड अप, कितना पैसा आपने मंगाया। पेड अप, कितना पैसा एक्चुअल में आया है। तो इस प्रकार से आप कैपिटल को देखते हैं। सो आपके मेमोरेंडम में क्या लिखा होता है? मेमोरेंडम में लिखा होता है आपका ये वाला कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इशूड एंड पेड अप कैपिटल वहां नहीं लिखा होता। बट कई बार ऐसा दिक्कत आ सकती है। सोच के देखो, आप मुझसे पूछ रहे सर आपकी कंपनी का कैपिटल कितना है, मैंने बोल दिया 1 करोड़ रुपए कैपिटल है। अब एक्चुअल में 1 करोड़ रजिस्टर्ड है, बट मैंने उतना मंगाया थोड़ी हूं। तो आपको तो यहां गलत जानकारी मिल गई कि अरे सर की कंपनी में 1 करोड़ रुपए कैपिटल लगा है। एक्चुअल में थोड़ी लगा है। एक्चुअल में मैंने आपको बताया ऑथोराइज कैपिटल, लेकिन एक्चुअल पैसा उतना नहीं लगा है। तो ये चीज भी तो आपको बताना चाहिए ना। तो वही चीज बताया गया है कंपनीज एक्ट में कि जहां जहां आप ऑथोराइज कैपिटल लिखते हैं वहां पे आपको ये भी लिखना पड़ता है कि कितना इशूड कैपिटल है और कितना उसमें से पैसा आया है। तो ये आप लिखते हैं। तो कितना इशू किया, कितना सब्सक्राइब हुआ, ये सब चीजें लिखना पड़ता है उसमें। जहां पे भी आपने ऑथोराइज लिखा, सिर्फ ऑथोराइज नहीं बता सकते आप, क्योंकि सिर्फ ऑथोराइज बताओगे तो लोगों को धोखा हो सकता है। इसीलिए वहां इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी बताया जाता है। देन आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम डॉक्ट्रिन्स देखेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी होता है। अब इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मींस क्या? जैसे कि मेमोरेंडम एक दायरा फिक्स करता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, उसी प्रकार से आर्टिकल्स एक दायरा फिक्स करता है डायरेक्टर्स के ऊपर। डायरेक्टर्स कितना काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बेसिकली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो ये बताता है कि डायरेक्टर्स के क्या पावर्स है। बेसिकली इट इज द रूल्स फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जैसे कि एक एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं कि अगर हमने लिखा है ऑब्जेक्ट क्लॉज में, मेमोरेंडम में, कि कंपनी प्रॉपर्टी बेच सकती है या खरीद सकती है। ये हो गए कंपनी के पावर्स। लेकिन वो कैसे खरीद सकती है ये लिखा होगा इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इंटरनल रूल्स कि अंदरूनी क्या क्या आपको चीजें फॉलो करना पड़ेगा। क्या इंटरनल मैनेजमेंट रहेगा। अगर आपको बेचने की या खरीदने की अनुमति है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा। ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा, जो डीड बनेगी उसकी सेल डीड, उसमें कितने डायरेक्टर्स साइन करेंगे। क्या डायरेक्टर्स खुद होके ये बेच सकते हैं या किसी और को पूछना पड़ेगा। जब मैं बोल रहा हूं किसी और को पूछना पड़ेगा मींस शेयर होल्डर को। इसमें लिखा होगा कि क्या डायरेक्टर्स को पावर है बेचने का या शेयर होल्डर को पूछना पड़ेगा, उनकी मीटिंग बुलाना पड़ेगा। 2 प्रकार की मीटिंग होती है जब हम कंपनी की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा लगाया है, पैसा दिया है, और इन लोग क्या करते हैं, कंपनी का निर्माण करके इसको चलाने के लिए डायरेक्टर्स को सौंप दिया जाता है। ज्यादातर डिसीजंस तो डायरेक्टर्स ले लेते हैं, पर कुछ जो बड़े डिसीजंस है वो इनको बोल के लेना पड़ता है, इनको बुला के लेना पड़ता है। जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है इसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का क्या मतलब है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके बातें कर रहे हैं और वो लोग जो भी डिसीजन है वो ले रहे हैं। पर जो बहुत बड़े डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं ले सकते, वो ओनर्स ऑफ द शेयर कैपिटल लेंगे। जैसे कि कंपनी का नाम बदलना है, ऑब्जेक्ट बदलना है, या कोई भी ऐसे बड़े नेचर के बिजनेस है, बड़े नेचर के काम है, तो वो करने के लिए इनको बुलाना पड़ता है और इनकी मीटिंग को हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग बोला जाता है। जनरल मीटिंग भी 2 प्रकार की होती है। इट कैन बी आइदर एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, या ईजीएम। ये मैं आपको बता रहा हूं बट ये आपको इस साल कोर्स में नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे को आगे के कुछ पॉइंट्स आपको समझाना है। कई अधिकार किसके पास होते हैं? कई अधिकार होते हैं इनके पास, और कुछ चीजें ये लोग नहीं कर सकते, उसके लिए इनको बुलाना पड़ता है। ये कहां लिखी होती है कि कौन सी चीज ये कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते? आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स में लिखेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदना है तो क्या ये लोग खरीद सकते हैं?
लिखा होगा, तो कोई कंपनी बोल सकती है कि हाँ इनको खरीदने का अधिकार दे दो, कोई कंपनी बोलती नहीं नहीं इनको नहीं, आप इनको बुलाओगे और इनको बुला के आप डिसीजन पास करोगे। इनको बुला के डिसीजन कैसे पास होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। इनको हम बोलते हैं रेजोल्यूशंस। बोर्ड मीटिंग में जो होता है उसको बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं हम, और जनरल मीटिंग में जो होते हैं ये दो होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। ऐसे दो प्रकार के रेजोल्यूशंस होते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो होता है जिसमें मोर देन 50% लोग अगर हाँ बोल देते हैं तो डिसीजन पास हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? जिसमें मोर देन और इक्वल टू 75% लोगों का हाँ बोलना जरूरी होता है। सो बहुत सारे जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो 75% लोगों से पूछ के ही किया जा सकता है। और छोटे डिसीजंस जो होते हैं, तो इसमें भी शेयर होल्डर वाले डिसीजन में भी कुछ छोटे डिसीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपको ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाना है, तो ऐसे केस में आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। 50% से ऊपर लोगों ने हाँ बोल दिया, मेजोरिटी ने, तो दैट विल बी सफिशिएंट। बट अगर बहुत बड़ा डिसीजन है, नाम ही बदलना है आपको कंपनी का, तो ऐसे केसेस में आपको फिर स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। कम से कम 75% लोग हाँ बोलना चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। सो स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ये कब लगेगा? फिर बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से काम कर सकते हैं, कौन से काम के लिए मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा, तो ये सब चीजें लिखी होती है इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इंटरनल रूल्स बता रहे हैं इसमें। अब ये जो इंटरनल रूल्स है, ये केस मैं आपको बताने वाला हूं, आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये जो केस बताया गया एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिची, तो ये अपन देखेंगे, अभी अपन ने ये देखा नहीं है, ठीक है। और ये आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, वैसे ये सिर्फ बताया गया है कि लॉर्ड केन्स ने क्या बोला था, तो आपको वो अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सो आर्टिकल्स क्या है? जैसा कि मैंने बताया, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यानी बायलॉस। बायलॉस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। किस चीज के लिए? जिसके हिसाब से डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स काम करेंगे, मींस ये इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बताता है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या पावर दिए गए? जैसे कि मेमोरेंडम पावर फिक्स करता है ऑफ द कंपनी, वैसे ही आर्टिकल्स पावर्स फिक्स करता है ऑफ द डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। तो ऑफिसर्स क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, वो चीज लिखी होती है इसमें। तो क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया, इसमें रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इसमें हर एक रूल्स इंक्लूड कर सकते हो आप, जो भी आपको जरूरत लगती है। इसका भी फॉर्मेट दिया गया है। इसके फॉर्मेट कहां बताया गया है? ये भी वही है, शेड्यूल 1, टेबल ए बी सी डी ई मेमोरेंडम के बारे में बता रहा था, और टेबल एफ जी एच आई जे ये आर्टिकल्स के बारे में बताता है। आपने कई जगह पढ़ा होगा, टेबल एफ का जिक्र आता है, अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने, कॉल्स मंगा रहे हैं तो टेबल एफ का जिक्र आता है वहां पे। सो कॉल्स मंगाना क्या है? इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कब पैसे की जरूरत है, कैसे कॉल किया जाएगा, सो ये चीज लिखी होती है इसमें। फिर हर एक चीज, हर एक छोटी बड़ी सब चीज इसमें लिखी होती है कि कंपनी को इंटरनल जो चलाने के लिए कार्य करना है, तो वो कैसे किए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता। सो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स। अगला पॉइंट है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। वैसे एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आपको कोर्स में नहीं आएगा, चांसेस न के बराबर है, पर फिर भी मैं अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है टू सेव समथिंग और समवन। तो ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन यानी किसी को बचा रहा है। किसको बचा रहा है? सो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बचाने के लिए एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लाया गया है। न्यू कंपनीज एक्ट इसकी बात करता है। ओल्ड कंपनीज एक्ट में ऐसे कोई एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस की बात नहीं की गई थी, बट अंडर द न्यू कंपनीज एक्ट एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस बताए गए हैं। क्या होते हैं ये? तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस मींस कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे जो शेयर होल्डर है वो कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते थे, बट डिसीजन तो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि डिसीजन ज्यादातर कैसे हो जाते हैं? बाय सिंपल मेजोरिटी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और कुछ डिसीजंस 75% लोगों की सहमति से होते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं, हम और स्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं कि ये बदलना है अगर, तो ये बदल सकते हैं तभी जब 100% शेयर होल्डर बोले। क्योंकि देखो, मैं एक छोटा शेयर होल्डर हूं, मेरे पास बहुत कम शेयर्स हैं, पर 75% लोग हाँ बोल दिए और इसीलिए डिसीजन तो पास हो गया,
मैं नहीं चाहता था वो पास करना, तो मैं क्या करूंगा? सो मेरे पास पहले कोई ऑप्शन नहीं होता था। न्यू कंपनीज एक्ट ने एक तो एग्जिट ऑप्शन दिया है आपको, दूसरा यहां पे एंट्रेंचमेंट लगा सकते हो आप अपने आर्टिकल्स में। यानी अगर आर्टिकल्स का आपको कोई भी स्पेसिफाइड प्रोविजन बदलना है, जैसे आपको लग रहा है कि यार ये प्रोविजन इतने आसानी से नहीं बदला जा सकना चाहिए, आप चाहते हैं कि ये प्रोविजन बदलना है तो ज्यादा लोगों से पूछा जाए, सो आप अपने आर्टिकल्स में ही लिख दोगे कि पॉइंट नंबर 14 अगर बदलना है हमको, तो ये बदलने के लिए 100% लोगों की सहमति लगेगी। अब ये क्या है? ये एंट्रेंचमेंट हो गया। एंट्रेंचमेंट क्यों? क्योंकि कानून में बोला गया है 75% लोगों से आप बदल सकते हैं, यहां पे आप 75 की जगह 100% बोल रहे हैं, मींस आप मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगा रहे हैं टू चेंज दैट। क्यों? ताकि जो माइनॉरिटी है प्रोटेक्टेड रहे, वो सेव रहे, सेव करें उनको हम, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंट्रेंचमेंट। तो एंट्रेंचमेंट का सिंपल मतलब यह है, मकसद क्या है उसका? उसका मकसद यह है कि जो माइनॉरिटी है उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है? सिंपल बात बोलो तो मतलब यह है कि जब कानून में जो दिया है 75%, आप उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लगा रहे हैं फॉर चेंजिंग एनी ऑफ द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का कोई भी पॉइंट को आप ये लगा सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि पूरे आर्टिकल्स को लगाए। आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन सिर्फ एक पॉइंट को लगाना चाहते हैं कि ये वाला पॉइंट बदलने के लिए 100% लोगों की सहमति चाहिए, तो दैट इज एन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। क्योंकि कानून बोल रहा था 75%, आपने उसको 100 बोला, मोर स्ट्रिक्ट बोला, तो आप उसको आसानी से नहीं बदलने देना चाहते, तो ऐसे केसेस में इट इज एन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। और भी प्रकार का एंट्रेंचमेंट लगा सकते हैं आप। ऐसा लगा सकते हैं कि अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रोविजन बदलना है, तो पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, उसके बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को बुला के उनका अलग से रेजोल्यूशन पास करो। दिस इज ऑल्सो एन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। जब आपने बोला है कि एक रेजोल्यूशन हो जाएगा, फिर भी दूसरा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा माइनॉरिटी का, तभी जाके ये क्लॉज बदला जाएगा, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। सो इन सिंपल टर्म्स एंट्रेंचमेंट का मतलब है कि जब आप ऐसा प्रोविजन लिख रहे हैं इन द आर्टिकल्स कि अगर आपको कोई भी पॉइंट बदलना है, कोई भी प्रोविजन बदलना है, सो ऐसे केसेस में आपको मोर स्ट्रिक्ट चीज फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा टू चेंज दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ऐसे केसेस में इट इज कॉल्ड एज एन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। ठीक है, आप ये कब रख सकते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन? अगर आप कंपनी बना रहे हैं अभी, तो बनाते टाइम ही रख दो, या कंपनी बना लिए थे और बाद में आप रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी रखा जा सकता है बाय अमेंडिंग द आर्टिकल्स। अगर आप पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन से, यानी 75% लोगों की सहमति लेके ये कर सकती है, एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन लिख सकती है कि हम एंट्रेंचमेंट प्रोविजन रखना चाह रहे हैं आर्टिकल्स में। और अगर एक प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के केस में ऑल द मेंबर्स शुड कंसेंट, यानी यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए, 100% लोग अगर हाँ बोलेंगे तभी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन रखा जा सकता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के टाइम तो आप कैसे भी रख सकते हैं, बट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बाय अमेंडिंग द आर्टिकल्स आप अगर एंट्रेंचमेंट रखना चाह रहे हैं, तो एंट्रेंचमेंट तभी रखा जा सकता है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो 100% लोगों की सहमति चाहिए, अगर पब्लिक कंपनी है तो 75% लोगों की सहमति चाहिए। देन आप जब भी ये प्रोविजन रखते हैं, either at the time of incorporation of the company or after the incorporation by amending the articles, you should inform the company, inform the registrar within 30 days कि हमने ऐसा ऐसा प्रोविजन रखा है। It should be informed। आपको दिन यहाँ नहीं बताया है, बट 30 डेज के टाइम के अंदर ये बताना पड़ता है। देन फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स ऑलरेडी मैंने बताया, टेबल F, G, H, I एंड J, जिसमें से टेबल F इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज फॉर कंपनी लिमिटेड विथ लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर मॉडल आर्टिकल्स आप वैसा का वैसा ले सकते हैं, जैसा टेबल एफ है आपने वही उठा लिया तो भी चलता है, कोई जरूरत नहीं होती उसको चेंज करने की, बट अगर आप करना चाहते हैं चेंज तो यू कैन डू इट। फिर कंपनी अगर इसके पहले रजिस्टर्ड है, इस कंपनीज एक्ट के पहले, तो उसके तो आर्टिकल्स जैसे है वैसे रहेंगे, लेकिन जो बाद में रजिस्टर हुई है उनके लिए ये वाला पॉइंट लगता है, रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी 2013 के बाद में जो रजिस्टर्ड कंपनीज है उनके लिए ये रेगुलेशन बताया है। क्या बताया है इसमें? आपने समझो आर्टिकल्स बनाए, आप आज एक कंपनी बना रहे हैं, आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना लिया अपना, आपने कुछ पॉइंट्स लिखे उसमें, कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे, जानबूझकर नहीं लिखे आपने,
टेबल एफ में है वो, बट आपने अपने आर्टिकल में वो पॉइंट नहीं लिखे। जो फॉर्मेट है फॉर्मेट में दिया है, बट आपने अपने आर्टिकल्स में वो पॉइंट नहीं लिखे, तो क्या वो पॉइंट नहीं लगेंगे आपको? तो ये वाला रूल वही बोलता है कि वो पॉइंट ऑटोमेटिकली लगने लगेंगे अगर आपने वो बदले नहीं है, हटाए नहीं है, और यहां इंक्लूड भी नहीं किया। आपके मेन आर्टिकल्स है, जैसे आप एक कंपनी बना रहे हैं, उस कंपनी के आर्टिकल्स आपने फ्रेम किए, उसमें आपने कुछ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स में कुछ पॉइंट नहीं लिखा जो टेबल एफ में लिखा है, लेकिन आपने नहीं लिखा अपने आर्टिकल्स में, तो भी वो जो पॉइंट्स है टेबल एफ के ऑटोमेटिकली वो अप्लाई होने लगेंगे। तो टेबल एफ के पॉइंट ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो अप्लाई ना हो, तो आपको ये स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि टेबल एफ का ये वाला पॉइंट हमको नहीं लगेगा, तब वो नहीं लगेगा। सिर्फ नहीं लिखने से नहीं लगेगा ऐसा नहीं है। आपने अगर नहीं लिखा तो दैट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई। लेकिन अगर आप हटाना ही चाहते हैं तो यू कैन एक्सप्रेसली ओमिट दैट प्रोविजन। एक्सप्रेसली आप बोल के, लिख के कि वो प्रोविजन हमको नहीं लगेगा, आप उसको हटा सकते हैं। अगर सिर्फ नहीं लिखोगे तो दैट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई। ठीक है, तो वो पॉइंट यहां पे बताया गया है। तो ऐसा है। फिर डिफरेंस बिटवीन एक बार देख लेते हैं। इसमें सिर्फ अल्ट्रा वायर्स का एक पॉइंट है, वो अभी नहीं समझेगा आपको, बट एक बार डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हम देख लेंगे तो वो भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगली क्लास में अपन डॉक्ट्रिन से पूरे देखने वाले हैं, पूरी डॉक्ट्रिन एक ही दिन में अपन देख लेंगे। और आज मैं थोड़ा आपको बेसिक चीजें बता दूंगा डॉक्ट्रिन छोड़ के, तो कल अपना ये पूरा कंक्लूड हो जाएगा कंपनीज एक्ट। चलो, तो क्या बताया गया है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के डिफरेंस में? पहली चीज वही है, पावर्स। मेमोरेंडम क्या बताता है? ये चार्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पावर्स ऑफ द कंपनी बताता है, कंपनी के पावर्स बताता है। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। अगर दोनों के बीच में झगड़ा होगा, यानी अगर मेमोरेंडम कुछ और बोल रहा है और आर्टिकल्स कुछ और बोल रहा है, तो आप क्या फॉलो करोगे? You will follow the memorandum. Memorandum is a superior document and articles is the subordinate document. ठीक है, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मेमोरेंडम शेल प्रिवेल। अल्ट्रा वायर्स, अगर कोई कार्य मेमोरेंडम में नहीं लिखा है तो दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायर्स, इट इज वॉइड एब इनिशियो। आप कुछ भी करके उसको पूरा नहीं कर सकते, ये अपन देखने वाले हैं इन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। बट इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स, देन उसको रेटिफाई किया जा सकता है, अप्रूवल दिया जा सकता है। तो जब मैं आपको ये अल्ट्रा वायर्स पढ़ाऊंगा तब ये मैं आपको बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है दोनों ही आर्टिकल्स को और मेमोरेंडम को, दोनों ही चीजों को। सिर्फ फर्क यह है कि मॉडल बताया गया टेबल ए बी सी डी और ई में, और आर्टिकल्स का एफ जी एच आई और जे में। ठीक है, सिंपल। मेमोरेंडम ऑल्टरेशन थोड़ा मुश्किल जाता है, क्योंकि यहाँ कई जगह आपको कुछ परमिशन लेना पड़ता है। वैसे आपको ऑल्टरेशन इस साल नहीं है, बट फिर भी मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आर्टिकल्स का कंपेरेटिवली थोड़ा आसान होता है, क्योंकि सिर्फ 3/4 मेजोरिटी यानी वही 75% लोगों की सहमति लेके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप जनरली इसको बदल सकते हैं। एंट्रेंचमेंट रखा है तो फिर बात अलग है, नहीं तो आप 75% लोगों की अनुमति से बदल सकते हैं। एक बात और ध्यान रखो, एंट्रेंचमेंट सिर्फ आर्टिकल्स के लिए रख सकते हैं, आप मेमोरेंडम बदलने के लिए एंट्रेंचमेंट प्रोविजन नहीं रख सकते, सिर्फ आर्टिकल्स के लिए रख सकते हैं। नेचर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिक कंडीशंस है जिसके बेसिस पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। ये नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन, ये सब चीजें बताती है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स इंटरनल मैटर्स बताता है, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को गवर्न करता है। सो इसमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बताई जाती है। स्कोप, मेमोरेंडम ये ऑब्जेक्ट स्कोप ऑफ द कंपनी बताता है, और इन ऑब्जेक्ट को कैसा किया जाए ये बताता है आर्टिकल्स, यानी ये स्कोप ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी बताता है। ठीक है, तो ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते वो ये बताता है। सो ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस वैसे पूछे जाने के आपको चांसेस कम है। तो ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की बात हो गई। इसके अलावा ऊपर जो मैंने 2 पॉइंट छोड़ के आया हूं, सेक्शन 10 और 10A, ये 2 पॉइंट अपन देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स।
सो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ये जो दो डॉक्यूमेंट्स बने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हमने जब बनाए, सो ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे ही कंपनी फॉर्म होती है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। किस किस के बीच में? तो जितने भी मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ये और कंपनी, इनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो मेंबर्स और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? बोथ द डॉक्यूमेंट्स, एमओए और एओए, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट सर्व करते हैं बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स। इन सिंपल टर्म्स, कंपनी मेंबर्स को बाइंड कर सकती है, मेंबर्स कंपनी को बाइंड कर सकते हैं। यानी जो भी लिखा है, समझो मेमोरेंडम में लिखा है कंपनी फर्नीचर का बिजनेस करेगी, कल चल के कंपनी इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करना चालू करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का, तो ऐसे केसेस में मेंबर्स रोक सकते हैं कंपनी को, बिकॉज इट इज नॉट इन द मेमोरेंडम एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मेमोरेंडम एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर कंपनी ऐसा कुछ कार्य कर रही जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा है, तो मेंबर्स रोक सकते हैं। इवन आर्टिकल्स में जो लिखा है वो भी मेंबर्स एनफोर्स कर सकते हैं। आर्टिकल्स में लिखा है कि आपको राइट टू डिविडेंड रहेगा। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भी आपको नहीं बांट रही है, तो आप क्लेम कर सकते हैं, आप कंपनी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं आप एक्शन? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट है। कहां है कॉन्ट्रैक्ट? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। सो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट एज सून एज द कंपनी इज फॉर्म्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है एज इफ द मेंबर्स एंड द कंपनी हैव पर्सनली साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने खुद मिलके साइन किया, ये मान लिया जाता है। सो मेंबर्स और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करके सर्व होता है। मेंबर्स आर बाउंड टू द कंपनी, कंपनी इज बाउंड टू द मेंबर्स। और मेंबर्स आपस में भी बाइंड होते हैं, बट नॉट डायरेक्टली। तो दे आर नॉट बाउंड डायरेक्टली, बट दे आर बाउंड इनडायरेक्टली। जैसे समझो एक मेंबर कुछ गलत कर रहा है, जैसे समझो प्राइवेट कंपनी है और कंपनी के शेयर्स नहीं बेचे जा सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, क्योंकि प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, आर्टिकल्स में लिखा था। फिर भी एक व्यक्ति अगर बेचने जा रहा है बिना पूछे, तो कंपनी उसको रोक सकती है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा था, एंड आर्टिकल्स आर द कॉन्ट्रैक्ट। फिर वैसे ही अगर समझो कोई व्यक्ति शेयर बेचने जा रहा है, कंपनी को तो नहीं पता है, बट मुझे पता लग गया अरे ये बेचने जा रहा है, तो मैं रोक सकता हूं क्या? नहीं, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि मेरा उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। मेरा तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और उसका भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और इसीलिए आई कैन नॉट रिस्ट्रेन हिम डायरेक्टली, बट मैं कंपनी के पास जाके चुगली कर सकता हूं। कंपनी को जाके बताऊंगा देखो जी वो शेयर बेचने जा रहा है, और कंपनी फिर उसको रोकेगी, क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा था यू कैन नॉट सेल द शेयर्स फ्रीली, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। और इसीलिए ये जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी रोक सकेगी उसको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी, कंपनी एंड द मेंबर्स। और मेंबर्स का आपस में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट इनडायरेक्टली कंपनी के थ्रू वो रोक सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा है। आउटसाइडर्स के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। समझो कोई आउटसाइडर को लिख दिया था कि हाँ तुमको हम, आर्टिकल्स में लिख दिया, जैसे ही कंपनी बन जाएगी, एक वकील साहब ने बहुत मदद किए थे कंपनी फॉर्म करने के लिए, तो वकील साहब को बोल दिया गया जैसे ही कंपनी बनेगी तुमको हम लीगल एडवाइजर अपॉइंट करेंगे, आर्टिकल्स में लिख दिया। तो क्या करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लिखा है आर्टिकल्स में, ये आउटसाइडर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वकील साहब तो आउटसाइडर हो गए। ठीक है। अगर वकील साहब मेंबर भी होते, शेयर होल्डर भी होते, तो भी ये एनफोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये राइट इनको एज अ मेंबर थोड़ी मिलता है। ये अगर उनको हमने बोला है कि अपॉइंट करेंगे, तो ये एज अ मेंबर अधिकार नहीं होता है। क्या मेंबर को अधिकार है कि मैं अगर तुम्हारी कंपनी का मेंबर हूं तो तुम मुझे एडवाइजर अपॉइंट करो, लीगल एडवाइजर? तो नहीं, मेंबर को ये अधिकार नहीं होता। सो ये आउटसाइडर करके अगर कोई अधिकार मिल रहा है, तो ये अधिकार क्लेम नहीं किया जा सकता। सो अल्टीमेटली आउटसाइडर के केस में बाइंडिंग पावर्स नहीं आते। सेक्शन 10A एक नया सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 10A सिर्फ इतना बोलता है कि अगर आप कोई भी कंपनी बना लेते हैं, तो कंपनी बनाने के बाद आप काम तुरंत चालू नहीं कर सकते। कंपनी बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है। आप क्या करोगे? आपकी कंपनी यहां पे फॉर्म हो गई। अब कंपनी फॉर्म होने के बाद आपको डिक्लेरेशन फाइल करना है। इनकॉर्पोरेट हो गई। अब आपको डिक्लेरेशन फाइल करना है विद इन 180 डेज।
किस चीज का डिक्लेरेशन होगा ये डिक्लेरेशन होगा बाय द डायरेक्टर्स, कि जितने भी लोगों ने बोला था हम शेयर्स खरीदेंगे, जो भी सब्सक्राइबर्स थे, इन लोगों ने पैसा दिया हमको। ये अलॉन्ग विथ प्रूफ होता है। आप जो बैंक स्टेटमेंट है उसका एक कॉपी देते हैं, वो कॉपी के साथ में आप प्रूफ करके वो कॉपी लगाते हैं और डिक्लेरेशन फाइल करते हैं। डिक्लेरेशन में लिखा होगा कि जितने भी सब्सक्राइबर्स थे, सब्सक्राइबर्स हैव पेड द अमाउंट, पैसा जितना भी बोला था, जैसे मैंने बोला था मैं 1 लाख के शेयर्स खरीदूंगा, तो मैंने 1 लाख रुपए दे चुका हूं, ये चीज बताना पड़ता है। So ultimately declaration रहता है within 180 days of the incorporation of the company by the directors that the subscribers have paid the amount which they have promised to pay। जो भी सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा है कि हम इतने शेयर्स लेने को तैयार हैं, उतने शेयर का पैसा उन्होंने दे दिया। ये डिक्लेरेशन फाइल करना है। साथ में एक और डिक्लेरेशन है, एक वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन देना है। ध्यान दो, अगर आपने ध्यान से सुने तो मैंने आपको बताया था कि आपको जब कंपनी फॉर्म हो रही है वहां एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन देना है, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस देना है, रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बताना था। अगर है और तभी बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नहीं है उस टाइम पे तो आप बाद में बता सकते हैं, विद इन 30 डेज, विद इन 15 डेज होना चाहिए एंड विद इन 30 डेज आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये रजिस्टर्ड ऑफिस वाला वैसे आपको सेक्शन अभी नहीं है, तो ये आपको नहीं आएगा, ये सेक्शन 12 में है। सेक्शन 12 इज नॉट इन योर कोर्स, आपको सिर्फ सेक्शन 10A तक के हैं, ठीक है, तो सेक्शन 12 आपको नहीं है। फिर भी सेक्शन 12 बोलता है कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन फाइल करना है कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे स्थित है, पूरा एड्रेस बताना पड़ता है। ये भी करना है आपको, इसके बाद ही आप बिजनेस चालू कर सकते हैं एंड बोरोइंग कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज नहीं हुई है, दोनों चीज होना चाहिए, डिक्लेरेशन भी फाइल होना चाहिए 180 डेज के अंदर। आपने 60 दिन में कर दिया कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ही आप बिजनेस चालू कर पाओगे। तो 60 डेज हो गया, 30 डेज में ही कर दिया कोई दिक्कत नहीं, 30 डेज में कर दिया तो आप जल्दी बिजनेस चालू कर पाओगे। तो जितना जल्दी आप डिक्लेरेशन फाइल करोगे दैट विल बी बेटर। अल्टीमेटली आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना है विद इन 180 डेज। आपको मींस किसको? डायरेक्टर्स को, ठीक है। हर सब्सक्राइबर, हर मेंबर नहीं करता है मैंने इतने पैसे दे दिया, डायरेक्टर करता है कि हाँ हमको इतना पैसा प्राप्त हो चुका है। डायरेक्टर बताएगा कि हाँ हमको इतना पैसा इन्होंने दे चुके हैं, अलॉन्ग विथ प्रूफ ये फाइल किया जाएगा। और इस पे सीए की भी साइन लगती है, सीए भी इसको सर्टिफाई करता है कि यस आई हैव चेक द अकाउंट स्टेटमेंट और यस इनका पैसा आते हुए दिख रहा है, तो सीए भी इसको सर्टिफाई करता है। तो ऐसा है, ये है आपका सेक्शन नंबर 10A। तो कोई भी बिजनेस कमेंस करने के पहले और बोरोइंग्स एक्सरसाइज करने के पहले एक डिक्लेरेशन फाइल करना है विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द रजिस्ट्रार। जो भी लोगों ने पे करने बोला था पैसा उन्होंने पे कर दिया है। ये डिक्लेरेशन कौन करेगा? डायरेक्टर फाइल करेगा। एंड दूसरा वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, ये एज पर सेक्शन 12(2) जो आपको इस साल कोर्स में नहीं है, 12(2) अगले साल है। अगर डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया तो पेनल्टी है, 1000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यू सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज, 1000 रुपए पर दिन, लेकिन मैक्सिमम 1 लाख के ऊपर नहीं जा सकती। फिर अगर डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया है आपने और रजिस्ट्रार को लगता है कंपनी तो काम ही नहीं कर रही, जबरदस्ती बना के रखी है, शैम है, बोगस है, सो ऐसे केसेस में रजिस्ट्रार कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, वो डायरेक्टली उसको कैंसिल कर देगा, रिमूव कर देगा उसका नाम। और ये सिर्फ ये बोल रहा है आगे का पॉइंट कि ये जो भी डिक्लेरेशन होगा इट शुड बी सर्टिफाइड बाय द कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, उसके द्वारा वो सर्टिफाइड होना चाहिए। और कभी कभी कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनको कुछ स्पेशल लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वैसे केस में फिर उनको स्पेशल लाइसेंस भी फाइल करना पड़ता है कि हमको लाइसेंस मिल गया। जैसे अगर आपको ड्रग्स वगैरह डील करना है, ड्रग्स यानी वो ड्रग्स नहीं ड्रग्स यानी दवाइयां, तो दवाइयों में डील करना है तो आपको ड्रग्स डिपार्टमेंट से आपको ये लेना पड़ता है सर्टिफिकेट, तो वो भी फाइल करोगे आप। अगर आप बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो तो आरबीआई से सर्टिफिकेट लोगे, वो फाइल करोगे, तो ये भी फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा है। यहाँ पे आपका मेमोरेंडम आर्टिकल से रिलेटेड पूरा पॉइंट खत्म होता है। अब सिर्फ हमारी डॉक्ट्रिन्स बची है। डॉक्ट्रिन्स हम इन द नेक्स्ट क्लास पूरा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई भी अगर आपको डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं, और अगले क्लास में अपन इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और उसके नेक्स्ट डे अपना एलएलपी वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, एक दिन में ही अपन उसको खत्म कर लेंगे।
ठीक है, तो थोड़ा मैं स्पीड अप करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया हूं कि अपन सिर्फ रिवीजन या रिवीजन तो नहीं बोलना चाहिए, हम इसको फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, तो रिवीजन नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं अपन 100% कवर कर रहे हैं, बट फास्ट ट्रैक है, तो इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करूंगा, बट अल्टीमेटली इट विल कवर एवरीथिंग। ठीक है, 100% ऑफ द कोर्स कवर हो रहा है। सो ठीक है, आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो अगली क्लास में अपन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड देयर एक्सेप्शंस, ये सब अपन देखेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से कल की क्लास में बैठना है। चलो, थैंक यू।